नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने तीसरा चैप्टर किया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। आज चौथा चैप्टर हमारे सामने है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो अब ये बात करने से पहले हम थोड़ी सी पीछे की बात करते हैं। पहले चैप्टर में हमने बात की थी कोल्ड वॉर की। अब उस कोल्ड वॉर में हमने क्या पढ़ा था कि दो जो है दुनिया के अंदर बड़े जो देश थे, बड़े मुल्क थे, जो पावरफुल देश थे, उनके बीच की टक्कर थी। वो कोल्ड वॉर में हमने देखा था। दूसरा चैप्टर एंड ऑफ बायपोलैरिटी के अंदर हमने ये देखा था कैसे जो दूसरी पावर थी यूएसएसआर वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। और तीसरे चैप्टर में यूएस की हेजेमनी पूरी दुनिया के अंदर थी। मतलब पूरी दुनिया में अब चलती किसकी सबसे ज्यादा है, हर एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक लेवल पे देखें, मिलिट्री लेवल पे देखें, यूएस की सबसे ज्यादा चलती है। तो अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है क्या यूएस के अलावा भी दुनिया में कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएस की टक्कर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो हमें यही बात करनी है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। मतलब जो पावर है क्या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव सेंटर्स है दुनिया के अंदर, या सिर्फ यूएस ही है जो एक सोल पावर रह गया है। तो अब हमें ये बात करने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता होगा। हमें पता है कि इन दोनों ही वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी बहुत ही खराब हो गई थी। तो अब इस अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, एक बार हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमें यूरोपियन यूनियन पढ़ना है और एशियान पढ़ना है, जो बड़े टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं। और ये तीसरा चाइना की थोड़ी सी हमें बात करनी है। तो ये तीन टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो इनको करने से पहले मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो गई थी। तो अब मार्शल प्लान, जो पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्शल प्लान क्या था। तो मार्शल प्लान क्या था भाई, यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी लड़ाई कर करके। तो यूएस आया सामने, यूएस ने मदद करी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक सपोर्ट दिया किसको, यूरोपियन कंट्रीज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे मार्शल प्लान इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यूएस के द्वारा। किस लिए किया गया था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प फॉर द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी। यूरोपियन इकोनॉमी जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी या कोलैप्स होने के कगार पे थी, उसके रिवाइवल के लिए, उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए यूएस ने कुछ हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प की थी। किसकी की थी, यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनकी की थी। उसको ही मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। तो एक प्लान था जिसके अंतर्गत यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज की डूबती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए फाइनेंशियल मदद करी थी, जिसको मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। अब यूरोपियन इकोनॉमी जो थी कोलैप्स हो गई थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी काफी ज्यादा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसके लिए ये मार्शल प्लान को लाया गया था यूएस के द्वारा। अब ओईसीसी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि ये कब बनाई गई थी। तो ओईसीसी क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये 1948 के अंदर बनाई गई थी इसको। और इसके अंदर ही था, मार्शल प्लान के अंदर ही था। ये सारा हिसाब किताब क्यों बनाया गया था भाई, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो थी उनकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी और उनको बचाने के लिए एक आर्थिक मदद, पैसों से रिलेटेड मदद लेके आया था हमारा, कौन लेके आया था, यूएस लेके आया था। तो ये सारा जो है मार्शल प्लान है। अब एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है या 2 मार्क आ सकता है, जैसे भी आप उसको एंटिसिपेट करके आंसर लिख सकते हैं। तो बात करते हैं अब EU की। EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन। हमने पिछले स्लाइड में थोड़ी सी बात की थी कि क्या यूएस के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक यूएस की टक्कर ले सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो यूएस की हेजेमनी है उसको चैलेंज कर सकते हैं हर एस्पेक्ट पे। तो अब यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है, इसको कब बनाया गया था। यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था 1992 के अंदर। तो अब 92 के अंदर यूरोपियन यूनियन बनाया गया है। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत से देश आते हैं। अभी अबाउट 27 कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसके 3 अलग अलग हमें इन्फ्लुएंस पढ़ने हैं। यूरोपियन यूनियन, इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक है और इसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। 3 अलग अलग इन्फ्लुएंस के बारे में बात करनी है। तो यूरोपियन यूनियन की सबसे पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सिर्फ अलग से पूछ सकता है कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात, EU के बारे में कि राइट डाउन द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ EU, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। या सिर्फ ये पूछ सकता है
कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या है, या ये पूछ सकता है कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस क्या है, या फिर एक साथ ही टोटली इसको पूछ सकता है 6 मार्कर में। तो हमें अलग अलग बात करनी है। तो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं। पहला इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का क्या है? EU is the world's biggest economy with GDP of 12 ट्रिलियन। अच्छा, ये इकोनॉमी लेवल पे बात करें तो 12 ट्रिलियन के साथ ये 2005 का डाटा है आई थिंक, जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में EU वर्ल्ड के अंदर इसकी जीडीपी जो है 12 ट्रिलियन के साथ एक नंबर पे है। ये 2005 का डाटा है। आज के टाइम पे भी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इसकी मतलब इसकी जो जीडीपी है अबाउट 20 ट्रिलियन के आसपास है। तो आज के टाइम पे भी ये नंबर 1 बना हुआ है। अमेरिका से थोड़ा सा इसका, यूएस से थोड़ा सा इसका फासला है। तो 2005 के डाटा के हिसाब से EU इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद जीडीपी ऑफ 12 ट्रिलियन। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे। दूसरा क्या है? इट्स करेंसी यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू यूएस डॉलर। अब हमने बात करी है, या आपको पता होगा कि जैसे यूएस डॉलर है पूरी दुनिया के अंदर, एक किसी करेंसी के सबसे ज्यादा डोमिनेशन है तो किसकी है? यूएस डॉलर की है। तो अगर उसके लिए उसको कोई चैलेंज कर सकता है, उसके हेजेमनी को, यूएस डॉलर को कोई चैलेंज कर सकता है आज के टाइम पे, तो कौन सा है? यूरो है। अब यूरो जो है क्यों कर सकता है भाई? देखो, क्योंकि हमने बात की है कि लगभग इसमें 27 कंट्रीज है। जब बना था स्टार्टिंग में इसमें कम कंट्रीज थी, धीरे धीरे इसमें कुछ कंट्रीज को ऐड किया गया। अच्छा, फिर कुछ कंट्रीज में से निकलने की भी सोचे, जैसे कि हाल फिलहाल से इससे इंग्लैंड जो ब्रिटेन है वो निकल गया है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे या फिर सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि ये इससे निकल गया, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है बाहर हो गए। तो अब कई कंट्रीज में जुड़ी हुई है। तो अब यूरो क्या है? यूरो जो है करेंसी सिर्फ किसी एक कंट्री की नहीं है। लगभग इस 27 में से 19 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे यूरो करेंसी है। जैसे कि आज इंडिया की बात करें या इसके पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की बात करें तो हम सबकी करेंसी क्या है? अलग है। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, इसके आधे से ज्यादा मतलब 27 से अबाउट 90 to 20 ऐसे कंट्री है जहां पे यूरो ही है एज ए करेंसी यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये यूरो बहुत पावरफुल है और यूएस डॉलर के लिए एक ये थ्रेट है आने वाले समय में। आज के टाइम पे भी, कंटेम्पररी वर्ल्ड में भी देखें तो यूरो इज अ थ्रेट टू यूएस डॉलर। तीसरा पॉइंट क्या है? वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिका से, यूएस से जो इसका वर्ल्ड ट्रेड है पूरे दुनिया के अंदर, वो अबाउट 3 टाइम्स लार्जर है। मतलब यूएस से 3 गुना ज्यादा जो है इसका वर्ल्ड ट्रेड है। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यूरोपियन यूनियन का बहुत ही तगड़ा है और ये हर तरीके से अमेरिका के लिए एक थ्रेट हो सकता है। अमेरिका का मतलब यूएस के लिए एक थ्रेट हो सकता है और ये एक चैलेंज कर सकता है यूएस के हेजेमनी को, और बल्कि करता भी है, हर लेवल पे करता है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे देखा है, अगले स्लाइड में हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, उसके अगले में हम बात करेंगे मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में। तो अब इसमें हमने क्या बात की थी? यूरोपियन यूनियन कब बना है? 92 में बना है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है? पहला पॉइंट है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसकी जो जीडीपी है 12 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पे है। इसकी करेंसी एक डॉलर के लिए थ्रेट है। तीसरा, इसका वर्ल्ड ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर यूएस से 3 टाइम्स लार्जर है। तो पिछले स्लाइड में हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में बात की थी, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात की थी, क्या उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया के अंदर, ये बात की थी। इस स्लाइड में मैं बात करनी है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्या इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन की। तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक करने से पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यूट्यूब पर। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि EU की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 1992 के अंदर हुई थी। अब ये पूछ सकते हैं अलग से कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में बात करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या ये पूछ सकते हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस। अलग अलग से 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक साथ तीनों का पूछते हैं जब पूरे यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात की जाएगी, तब आपको तीनों इन्फ्लुएंस लिखने हैं पॉइंट डाल के। पहला पॉइंट कौन सा भी हमारा? इकोनॉमिक के जो 3 पॉइंट कराए हैं वो, फिर दूसरा पॉइंट, दूसरे में कभी बात करेंगे हम पॉलिटिकल के 3 पॉइंट, फिर तीसरे में मिलिट्री के 3 पॉइंट। ऐसे सारे पॉइंट्स में बना के लिखने हैं। तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के बारे में। सबसे पहले 2 मेंबर्स ऑफ EU जो हैं परमानेंट मेंबर्स है किसके? यूएनएससी के। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 2 मेंबर जो हैं, कौन कौन से 2 मेंबर है भाई? वो फ्रांस और ब्रिटेन।
तो अब फ्रांस और ब्रिटेन के, अच्छा ब्रिटेन के बारे में बात की थी कि ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है ईयू से, ईयू का पार्ट अब नहीं रहेगा ब्रिटेन, लेकिन अभी हमारे कोर्स में है, रिवाइज नहीं हुआ हमारा कोर्स, तो उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में पहला पॉइंट क्या है कि ईयू के दो मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा मैं ये 6 चैप्टर में आपको ये है चैप्टर यूनाइटेड नेशन के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूं कि यूनाइटेड नेशन के दो, एक जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब 193 मेंबर्स है जनरल असेंबली के अंदर और सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, वीटो पावर होती है, ठीक है। तो उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनली बहुत ज्यादा उसकी क्या होती है, हमारी इंपॉर्टेंस होती है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहला क्या है ईयू का, कि उसके दो मेंबर्स ब्रिटेन फ्रांस के पास क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के वो परमानेंट मेंबर है। दूसरा, बहुत से अच्छा नॉन परमानेंट मेंबर्स बहुत सारे रहे हैं कहां के, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं। तीसरा, इट हैज यूज्ड इट्स पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पावर्स मेनी टाइम्स टू नेगोशिएट विद चाइना एंड अदर पावर्स, की अब इसके जो डिप्लोमेटिक पावर्स है इसने कई दफा उनका इस्तेमाल करके कई इश्यूज पे चाइना या अदर पावर्स के साथ जब भी कोई आमने सामने की बात हुई है तो उनका इस्तेमाल करके इसने नेगोशिएशंस किए हैं। तो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब 3 पॉइंट इसके लिख सकते हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंस है यूके, पहला दो मेंबर्स क्या है, परमानेंट है, कौन कौन है, ब्रिटेन और फ्रांस है, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स जो है नॉन परमानेंट रहे हैं। तीसरा क्या है, कई दफा इसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का डिप्लोमेटिक जो पावर्स है उनका इस्तेमाल करके नेगोशिएट किए हैं अदर पावर्स के साथ, लाइक चाइना, कई दफा ऐसा हुआ है। तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हम कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है मिलिट्री इन्फ्लुएंस। अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें अगर हम, तो सेकेंड लार्जेस्ट कंबाइंड आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, अगर यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के आर्म फोर्सेस को अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जो इसकी आर्म फोर्सेस है वो दूसरे नंबर पे आती है। तो मिलिट्री भी इसकी बहुत तगड़ी है। एज ए यूरोपियन यूनियन हम देखते हैं तो यूएस के बाद सबसे लार्जेस्ट जो मिलिट्री है किसकी है, आर्म फोर्सेस मतलब किसके हैं, यूरोपियन यूनियन के। दूसरा, इसके दो मेंबर जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ब्रिटेन के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये इसकी मिलिट्री पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन अब इसका पार्ट नहीं रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर अभी तक इसको रिवाइज नहीं किया गया है, इसलिए हमें उसके हिसाब से बात करनी है। स्पेस के मामले अगर हम बात करते हैं, नासा के बाद स्पेस के मामले में यूरोपियन यूनियन का दूसरा स्थान आता है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये हमने बात करी है तीनों अलग अलग इन्फ्लुएंसेस के बारे में। एक बार मैं दोबारा आपको एक साथ करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कैसे आंसर देने हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या आता है यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि कब बना था, तो हमने बात कर ली है 1992 बना है। फिर पूछ सकते हैं इसके 3 अलग अलग इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से हैं। तो पहला इन्फ्लुएंस कौन सा, इसका इकोनॉमिक। दूसरा कौन सा है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। तीसरा कौन सा है, मिलिट्री। इकोनॉमी के 3 एस्पेक्ट के बारे में बात की थी हमने। पहला क्या है, जो इसका जीडीपी की जो है 2005 के डाटा के हिसाब से जो आपके बुक में है 12 ट्रिलियन है, जो कि यूएस से स्लाइटली ग्रेटर है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें जो इसका इसकी जो करेंसी है यूरो, वो एक थ्रेट है, किसके लिए थ्रेट है, यूएस डॉलर के लिए थ्रेट है। तीसरा, इसका जो वर्ल्ड ट्रेड है वो यूनाइटेड स्टेट्स से 3 टाइम्स लार्जर है। तो इकोनॉमिक इसके 3 इन्फ्लुएंस हो गए। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक के बारे में बात की थी कि 2 परमानेंट मेंबर है, 7 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, फिर कई दफा इसने डिप्लोमेटिक का इस्तेमाल किया है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस में हमने बात करी थी अभी कि इसके जो जो मेंबर्स है ब्रिटेन फ्रांस, उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। और फिर आर्म फोर्सेस कंबाइंड इसकी दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है। तीसरे में बात की थी स्पेस के मामले में नासा के बाद दूसरा स्थान यूरोपियन यूनियन का ही आता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये 9 पॉइंट जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लें ताकि आने वाले जो बोर्ड के पेपर से उनमें आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगले स्लाइड में हम एशियान के बारे में बात करेंगे। जय हिंद। तो यू के बाद में जो इसका सेकंड टॉपिक है वो करना है, और सेकंड टॉपिक है एशियन। अब एशियन इसको हिंदी में आसियान बोलते हैं।
तो अब जो एशियान है इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? 1967 हुई थी। 1967 में एशियान बना कैसे था? 5 कंट्रीज ने बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया था। अब वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी है उनके नाम याद रखने जरूरी है। इनके लिए शॉर्टकट बना रखा है IMDST। IMDST याद रखना। अब कंट्रीज में लिख रहा हूं यहाँ पे, I फॉर इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज है। तो आसियान जो है बना कब है हमारा? 1967 में। कैसे बना है? 5 कंट्रीज थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन पे साइन किया था और आसियान की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी। 5 इसके जो मेंबर्स थे कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, IMDST। इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अब आसियान के 3 पिलर्स के बारे में बात करनी है। जो 3 पिलर है आसियान के, कौन कौन से 3 पिलर है? 3 पिलर्स में सबसे पहला पिलर आता है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। एशियन जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है ये है। अब एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में क्या क्या बातें की जाती है? इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जो भी कंट्रीज एशियन की है उनके जो आसपास की जो कंट्रीज हैं सारे, आपको पता है आसियान की फुल फॉर्म यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। मतलब जो एशियन नेशंस है जो साउथ ईस्ट में पाए जाते हैं उनको, वो कंट्रीज है, उनका एक ग्रुप है। अच्छा, उनमें आपस में कोई भी प्रॉब्लम रही हो, कोई डिस्प्यूट रहा हो, किसी भी तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट रहा हो, उसको सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन होनी चाहिए। बातचीत से उस मामले को सुलझाना है, आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में यही बात की जाती है कि नो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। मतलब क्या है भाई कि जो भी डिस्प्यूट्स है जो मेंबर्स है उसके बीच में, उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशंस करनी है, आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे बारूद वाले लड़ाई, दंगे बंदूकों वाले गोले बारूद या बम बारूद ऐसे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में पीस की बात की जाती है, शांति की बात की जाती है, न्यूट्रलिटी की बात की जाती है, नॉन इंटरफेरेंस की बात की जाती है और रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस के बारे में बात की जाती है। तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी बेसिकली क्या है कि जो भी आसपास की जो कंट्रीज हैं, मतलब जो भी उनके मेंबर्स हैं, उनमें जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आर्म्ड कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे नेगोशिएशंस होने चाहिए, पीस के लिए न्यूट्रलिटी रखनी है, सबको एक दूसरे की जो एक डिफरेंसेस है उसको रेस्पेक्ट करना है। तो ये सिक्योरिटी कम्युनिटी में है। इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर क्या है, इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया बनाने के ऊपर काफी जोर दिया है और इनका आसियान का एक अपना स्टार्टिंग से मेन मोटिव क्या रहा है कि इन्हें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है और सब चीजों को इन्होंने सेकेंडरी तरीके से इंपॉर्टेंस दी है। इनकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है कि इकोनॉमी इनकी जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज है सारी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है। अच्छा, इनकी जो दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आसियान की जो कंट्रीज है इनकी है। इनकी इकोनॉमी छोटी है, ये थोड़े से देश अगर हम कंपैरिजन करें जापान से, यूएस से, तो इकोनॉमी छोटी हो सकती है, ये थोड़े गरीब हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है, जो बढ़ने का रेट है, वो दुनिया में सबसे तेज है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी में हमें ये बात करनी है। फिर फ्री ट्रेड एरिया पे इन्होंने फोकस किया बनाने के लिए, फ्री ट्रेड एरिया के लिए, तो ये इकोनॉमिक कम्युनिटी है। तीसरा हमारा क्या है, सोशियो कल्चर कम्युनिटी। मतलब सोशियो कल्चर कम्युनिटी में एक ही पॉइंट है कि पीस को और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करना है और अपने कल्चर के ऊपर ध्यान देना है, या फिर इकोनॉमी को ऐसे बढ़ाना है हमें कि अपने सोशल और कल्चरल जो चीजें हैं उसका भी ध्यान रखा जा सके। तो आसियान जो आसियान है उसके 3 जो पिलर्स है, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चर कम्युनिटी है ये। तो ये आसियान का मामला है। अब हमें नेक्स्ट स्लाइड में चाइना की बात करनी है। बाकी एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो जिसपे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा चाइना है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। तो अब चाइना अब रिसेंटली काफी ज्यादा अभी खबरों में रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में। अब आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से एक पावरफुल कंट्री है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें आज हमें देखने को मिलती हैं, फोन से लेके कैमरे, लैपटॉप, जितनी भी चीजें होती है लगभग सारी चाइना ही में बनी होती हैं। तो चाइना बहुत ही पावरफुल कंट्री बन गई है। अब हमें बात करनी है 49 में जब चाइना आजाद हुआ था। 1949 में चाइना आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इसके
माओ के लीडरशिप में, इनके लीडर थे माओ। इन्होंने सोवियत मॉडल को चूज किया था। सोवियत मॉडल हमने सेकंड चैप्टर में आपको याद हो पढ़ा था, सोशलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर की जितने भी हमारे चीजें होती है सब स्टेट कंट्रोल करता है। तो अब चाइना भी उसी के राह पे चल रहा था, सोवियत मॉडल को उसने अडॉप्ट कर रखा था अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। 1949 में 1949 में चाइना आजाद हुआ था। अच्छा, सारी चीजें बहुत सही तरीके से चल रही थी, मतलब अब सही तरीके से चलने का मतलब क्या होता है, एक तो कंट्री ग्रो करती है बहुत तेजी के साथ, और एक कंट्री बस धीरे धीरे चलती है। तो ये चाइना जो है बहुत तेजी के साथ ग्रो नहीं कर रहा था, स्टार्टिंग में बहुत स्लोली ग्रो कर रहा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ थी 2-3% जो थी इनकी ग्रोथ थी अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ इनकी कितनी थी, 2 से 3% थी, जो कि एक समस्या वाली बात थी। इनकी इकोनॉमी जो थी ठीक ठाक बढ़ रही थी, 5 to 6% एनुअली जो थी इनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, लेकिन वो 5 से 6% इकोनॉमी का बढ़ना सफिशिएंट नहीं था। क्यों सफिशिएंट नहीं था? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन आज आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर 1 नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में चाइना कंट्री आती है। तो उसकी पॉपुलेशन 2 से 3% पर ईयर बढ़ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा समस्या वाली बात थी। और जो 5 से 6% इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो सफिशिएंट नहीं थी कि ये बढ़ रही पॉपुलेशन की जो नीड्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ये चाइना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई अब ठीक है कि ग्रोथ तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, ऐसा नहीं था कि रुकी हुई थी बिल्कुल नहीं, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ के सामने थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता, वो पेस नहीं थी जो पेस चाइना की लीडरशिप चाह रही थी। अब इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे क्या फैसले लिए थे 70s के अंदर जिससे चाइना की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर गई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फैसले ऐसे लिए थे चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने 70s के आसपास जो इसकी इकोनॉमी को एक पेस मिल गई थी, तो वो हमें बात कर रही है। तो सबसे पहले जो चाइना ने फैसला लिया था 70s के अंदर, एंड ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन। मतलब जो एंड ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन का मतलब क्या है, जो हमने बात की थी ना, अगर हाई स्ट्रेटजी आपको याद हो, तो हाई स्ट्रेटजी का मतलब क्या था कि जो चाइना था वो यूएस से बिल्कुल ही आइसोलेट था। वेस्टर्न कंट्री से इसका मतलब ही था अपने मार्केट इसने क्लोज कर रखे थे, बिल्कुल ओपन नहीं किया था किसी के लिए। तो अब ये समस्या वाली बात थी, मतलब इतनी तेजी से इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाती क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था कि पॉलिटिकल आइसोलेशन को खत्म किया। पॉलिटिकल आइसोलेशन से को खत्म करते ही क्या हुआ, यूएस से इसके रिलेशन अच्छे हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशन ठीक हुए और ट्रेड वाले रिलेशन सबके साथ इसके बनने लगे। फिर 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, 4 एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद 4 एरियाज ऐसे थे जिनमें मॉडर्नाइजेशन का फैसला किया गया था। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, ये कुछ ऐसे हमारे वो थे मतलब एरियाज थे जहां पे मॉडर्नाइजेशन को लाया गया था। मॉडर्नाइजेशन लाने का मतलब क्या है कि उनको मॉडर्न किया गया। अब मॉडर्न करने का मतलब क्या है कि नई नई टेक्निक्स को लाई गई जिससे और ज्यादा तेजी के साथ चीजें बढ़ी। अब तीसरा फैसला ओपन डोर पॉलिसी। अच्छा, ये 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिया किसने था, कि किसने प्रपोज किया था, ये वहां के प्रीमियर थे, प्रीमियर जाओ एनलाई। क्या नाम था इनका, प्रीमियर जाओ एनलाई। अब प्रीमियर जाओ एनलाई की लीडरशिप में उन्होंने प्रपोज किया 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, 4 सेक्टर्स में, अलग-अलग 4 सेक्टर्स में मॉडर्नाइजेशन लाएगी, न्यू टेक्निक्स लाएगी, जिससे बहुत तेजी के साथ इकोनॉमिक फायदे देखने को मिले यहाँ पे चाइना के अंदर। तीसरी क्या थी हमारी, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी को लाया गया था। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या था कि जो मार्केट्स बंद थी चाइना की, उन मार्केट्स को ओपन कर दिया गया। और ओपन करने का मतलब क्या होता है कि बाहर के लिए भी जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स थी, जो बाहरी कंट्री जो इन्वेस्ट करना चाहती थी चाइना के अंदर, उनके रास्ते खुल गए। इससे चाइना को फायदा क्या मिला, जब कोई भी कंट्री बाहर से आके हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उससे हमारी कंट्री को भी बड़ा फायदा होता है। जैसे मैकडी वगैरह हमारे देश के अंदर बने हुए जितने भी बाहरी कंपनियां आई हुई, उन्होंने अपने यहाँ पे आउटलेट्स लगा रखे हैं, तो हमें उसका क्या फायदा मिलता है कि जो हमारे यहाँ के लोकल बंदे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो पैसे कमाएंगे, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ देश के नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है, नेशनल इनकम बढ़ने के साथ जीडीपी लास्ट में अल्टीमेटली बढ़ती है। तो ये हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए फायदेमंद चीज होती है जब बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती है। तो ये ओपन डोर पॉलिसी से बहुत ज्यादा फायदा मिला चाइना को, इसकी इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ आगे ग्रो हुई। जो चौथा जो फैसला लिया गया था वो था प्राइवेटाइजेशन।
इसके दो प्राइवेटाइजेशन किस में, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का। अब देखो चाइना से यूएसआर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूएसएसआर के टाइम पे हमने शॉक थेरेपी पढ़ा था। अब शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किया गया था, यूएसआर के अंदर लाया गया था, शॉक थेरेपी अप्लाई किया गया था। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था कि एकदम से ही जो सोशलिस्ट को किसमें, कैपिटलिस्ट में चेंज करने की कोशिश की गई थी, जिससे हमने उसके परिणाम देखे थे, बड़े भयानक परिणाम थे और वहां की इकोनॉमी, यूएसआर की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। अभी चाइना ने शॉक थेरेपी को अडॉप्ट नहीं किया। चाइना ने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया, कैपिटलिस्ट की तरफ धीरे धीरे चाइना बढ़ा। तो सबसे पहला कदम चाइना क्या था, 1982 के अंदर उसने एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया। 1982 में चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया। 1998 के आसपास उसने इंडस्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन जो था चाइना ने, या जो चीजें थी जो कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ने के कदम थे, वो बहुत तेजी के साथ तरीके से, कि यूएसएसआर के केस में हमने देखा था शॉक थेरेपी की वजह से वहां की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, लार्जेस्ट गराज सेल था। तो क्या चाइना ने ऐसा किया? नहीं किया। चाइना ने धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट किया कैपिटलिस्ट की तरफ। तो प्राइवेटाइजेशन उसने किया था एग्रीकल्चर का 82 में, इंडस्ट्री का 98 के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाइना ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन लॉ चेंज किया था, एससीजेड जोन्स का निर्माण किया गया था। एससीजेड क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जिसमें जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ताकि बाहर की जो भी इन्वेस्टमेंट्स आती है उनके लिए समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अब चाइना के बारे में क्या क्या बात की थी कि चाइना आजाद हुआ 1949 के अंदर। आजाद होने के बाद उसने सोवियत मॉडल को चुना था, इकोनॉमी के सोवियत मॉडल को, जो यूएसएसआर वाला हिसाब किताब था। लीडरशिप किसकी थी? माओ की लीडरशिप थी। अब वहां पे 5 से 6% इनकी हमारी बढ़ रही थी, मतलब चाइना की इकोनॉमी। लेकिन समस्या क्या थी कि 2 से 3% पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही थी, जो सफिशिएंट, इतनी इकोनॉमी का ग्रोथ सफिशिएंट नहीं, क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी साथ साथ बढ़ रही थी। अब कौन से ऐसे फैसले थे जो चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए थे 70s के अंदर, जिसने चाइना को रैपिडली ग्रो, एक इकोनॉमी को रैपिडली ग्रो किया? सबसे पहला, एंड ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन, 4 एरिया मॉडर्नाइजेशन, ओपन डोर पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, और एससीजेड जो जेड है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, इसका निर्माण करवाया था। अब इन्हीं फैसलों की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा मिला चाइना को, और इनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो भी चीजें हुई थी हमारी, अब इससे इसके अब किसी भी चीज के हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हो सकते हैं भाई? पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो नॉर्मल सी बात है, जब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, जब एग्रीकल्चर को इन्होंने प्राइवेट कर दिया तो उससे क्या हुआ, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खेती करनी चालू की। उसके बाद उनके पास अपनी सेविंग्स होगी, सेविंग्स के बाद इन्वेस्ट किया गया इंडस्ट्री के अंदर, जिससे इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ इनके आगे बढ़ी। और इकोनॉमिक लेवल पे चाइना एक मतलब टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आ पाया इन्हीं फैसलों की वजह से। ये पॉजिटिव हमारे कुछ इसके हमारे पहलू हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसके भी है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहां पे मैं लिखता हूं नेगेटिव में क्या है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट लगभग मेरे हिसाब से 100 मिलियन जो है, एक बार स्टेट चेक कर लेना, 100 मिलियन के आसपास जो लोग थे वहां पे वो बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। जो महिलाएं थी वहां की, जो महिलाओं के साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज बहुत ही ज्यादा थी, वो कंडीशन थी जो 18वीं सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो महिलाएं थी बहुत ज्यादा बेरोजगार थी, उतनी ही उसी टाइप की एक बेरोजगारी महिलाओं के लिए चाइना के अंदर भी आई थी। इस जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चेंजेस लिए थे, जो हमने चेंजेस के बारे में बात की थी, इनकी वजह से। फिर जब कोई भी कंट्री इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो इंडस्ट्री उसमें ग्रो होती है। जब इंडस्ट्री ग्रो होती है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, तो एनवायरमेंट को भी डिग्रेड किया गया, एनवायरमेंट काफी ज्यादा उससे दूषित हुआ। तो ये सारे हमारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। क्या क्या बात की थी? चाइना के बारे में बात की थी, 1949 में आजाद हुआ, सोवियत मॉडल को अडॉप्ट किया, 5 से 6% इकोनॉमी हमारी उनकी ग्रो कर रही थी, लेकिन समस्या क्या थी कि पॉपुलेशन में 2 से 3% ग्रो करती थी, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ फैसले लिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उन फैसलों से इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। अच्छा, इसके साथ साथ उसके जो भी फैसले लिए गए थे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव तो भाई ये है कि इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, देश के अंदर जो एक समस्या थी पहले की इकोनॉमी बहुत ग्रो धीरे धीरे कर रही थी, वो तेजी के साथ ग्रो कर रही थी। नेगेटिव में क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, 100 के आसपास लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, महिलाओं के साथ ज्यादा समस्या हुई थी, वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड हुई थी, फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुई थी। तो ये चाइना के हिसाब से रहा है। चाइना से इतने क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से पढ़ लें। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस पे ये बन सकता है
कि चाइना ने ऐसा क्या नहीं किया जो यूएसएसआर ने किया जिसकी उसकी इकोनॉमी ग्रो होगी, या फिर यूएसएसआर ने जो शॉक थेरेपी का फैसला लिया था क्या चाइना ने भी वही फैसला लिया? तो नहीं, चाइना ने अपने ये बहुत धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअल शिफ्ट किया, जिसकी वजह से चाइना जो है कोलैप्स इकोनॉमी नहीं हुई, बहुत तेजी के साथ चाइना की इकोनॉमी ग्रो हुई है। तो ये इतने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और वालों को क्या हाल है, मजा आ रही है? चलो, तो हमने बात करनी है ये लास्ट स्लाइड जो है, जो हमने बात की थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के, उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, लास्ट वाले स्लाइड में डेट रह गई थी एंड ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन जो चाइना ने अपने किया था वो 72 में किया था, और 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन 73 और ओपन डोर पॉलिसी 78। तो ये डेट एक बार आप लोग नोट कर लेना। अच्छा, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले मार्शल प्लान पे क्वेश्चन आता है जो हमने डिस्कस कर रखा है। मार्शल प्लान क्या था? यूएस लेके आया था, किसके लिए लेके आया था? यूरोपियन कंट्रीज के लिए लेके आया था। क्यों लेके आया था? एक उनकी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एक रिवाइवल देनी थी। अब उनकी इकोनॉमी जो है ना पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, तो उसके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि उसको रिवाइव किया जाए। तो मार्शल प्लान था। फिर हमने बात की थी कि ईयू के 4 इन्फ्लुएंसेस, 3 जो है इन्फ्लुएंसेस उसके लिए। उसके बाद फिर हमने बात की थी आसियान के बारे में, एशियान के बारे में। फिर हमने बात की थी चाइना के बारे में। चाइना से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि चाइना ने कौन से, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से ऐसे फैसले किए थे जो 1970 के बाद, 1970 के बाद जो उसकी इकोनॉमी बहुत रैपिडली ग्रो हो गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसएसआर ने जो शॉक थेरेपी अडॉप्ट की थी, क्या चाइना ने भी सेम काम किया था? तो नहीं किया था, बिल्कुल ही ग्रेजुअल शिफ्ट था, बहुत स्लोली शिफ्ट अपने आप को किया था। क्वेश्चन एशियान में क्या है? एशियन वे इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का फॉर्म है जिसके जो उसके तरीके होते हैं इनफॉर्मल होते हैं, नॉन कॉन्फ्रंटेशन है और कोऑपरेटिव है। मतलब इनफॉर्मल और नॉन कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है कि कुल मिला के, अब हमने बात की थी पहले सिक्योरिटी वाली कम्युनिटी में कि कोई भी चीज होती है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको ऐसे सॉल्व हमें करना है जिससे आपस में आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन ना हो। तो इनका एक नेगोशिएशन से डील करने का तरीका है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, ये एशियान में। फिर एक क्वेश्चन आता है रीजनल फॉर्म के ऊपर, ये मैच द फॉलोइंग आपके एक्सरसाइज में उसमें रीजनल फॉर्म कब है? 1994। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उसका 94 ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो है इससे पूछे जाते हैं। जो एशियन विजन 2020, एशियन विजन 2020 में क्या था? ये देखो, एशियन जो है ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो एक तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, लेकिन इनका विजन ये है कि अपने आप को ऐसे ग्रो करना है कि अब इंटरनेशनली भी जो है एशियन की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी एशियन अब ध्यान देगी। तो 2020 में उनका ये था कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं उसके अंदर भी इन्वॉल्व होना है, अपने रीजनल जो चीजें होती हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकल गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल प्लान, यूके इन्फ्लुएंस और पिलर आसियान के, फिर चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फैसले थे, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं बनने स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जल्दी हम हिस्ट्री की वीडियोस को अपलोड करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।